दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और उन किसानों को जो किसान गए 2 महीने से ज़्यादा ठंडी में और दुविधा के अंदर में और 150 से ज़्यादा लोगों का बलिदान देकर कई अपमान कई आरोप सहन करके इस देश में ये 3 काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सारे किसान भाइयों को मेरा नीला सलाम। साथियों, आज तक इस देश ने इतना बड़ा किसानों का आंदोलन कभी देखा नहीं और जिस ताकत से, जिस दृढ़ निश्चय से, जिस हिम्मत से और फांसीवादी सरकार के खिलाफ जिस तरह एकजुट होकर ये किसान लड़ रहे हैं, ये एक इतिहास बना रहे हैं। ये इतिहास इस देश के अंदर के गणतंत्र को, प्रजातंत्र को बचाने वाला इतिहास लिखने जा रहे हैं। इस देश के अन्नदाता को बचाने वाला इतिहास लिखने जा रहे हैं। तो इस आंदोलन के अंदर में जो चीज़ें हैं, वो आंदोलन जिस 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहा है और ये जो आक्रोश है इस आंदोलन के अंदर में इस तीनों कृषि कानून के खिलाफ, तो ये तीनों कृषि कानून कौन से हैं ये हम थोड़ा समझ लेंगे। तो पहला कृषि कानून है जो मोदी सरकार ने बनाया है, वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। दूसरा कृषि कानून है कृषक सक्षमीकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता 2000 विधेयक 2020। और तीसरा असेंशियल कमोडिटी का जो अमेंडमेंट एक्ट है, यानी जो वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं, जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, उसमें सुधार का कानून है 2020। ये तीसरा कानून है। तो ये तीनों कानून इस देश में किसानों को एक तरह से उद्ध्वस्त करने जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं ये हम थोड़ा समझ लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो भी उपज निकालता है, उस उपज में उसका जो श्रम जाता है, जो पैसा लगता है, जिस तरह से उसको कष्ट होते हैं, उसको पकड़ के वो जो उसका उत्पादन होता है, उस उत्पादन का खर्चा उसको मिलना और उससे ज़्यादा मिलना, जितना जा रहा है उससे ज़्यादा मिलना, तो ही कृषि ये फायदे की बात हो सकती है। तो इसलिए वो MSP मांगता है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। ये मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो है, तो वो सारा कैलकुलेशन, उसके बहुत सारे आयाम है कैलकुलेशन के, A, C, IC वगैरह वो लॉ ग्रेड है। तो उस हिसाब से वो मिनिमम आधारभूत मूल्य जो होता है वो डिसाइड होता है। तो कृषि में जो उपज हो रही है, उस उपज में 23 ऐसे प्रोडक्ट है या 23 ऐसी फसलें हैं जिसके ऊपर में MSP लागू है। बाकी इस पे तो लागू है नहीं, मगर वो 23 के ऊपर की भी MSP निकालने का षड्यंत्र इस कानून के अंदर में है। और ये षड्यंत्र इस तरह से काम करेगा आगे कि इन्होंने प्राइवेट मंडियाँ बना के रख दी है। प्राइवेट मंडियों को इन्होंने परमिशन देना है इस कानून के चलते, और साथ में वो आदमी खरीदेगा जिसके पास में एक सिर्फ पैन कार्ड है, पैन कार्ड बता के वो खरीद सकता है। आज जो मंडियां है APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियाँ, तो ये कितनी है? ये 7000 है पूरे देश में, जबकि वो 45,000 होनी चाहिए। तो ये 7000 मंडियों के अंदर में ये अपना माल लेकर जाते हैं। उस माल को जो MSP होता है, मिनिमम आधारभूत कीमत, उस कीमत के नीचे में वो किसी ने मांगा तो उसको विरोध कर सकता है, या उसके ऊपर में वो अपना एक लीगल पॉइंट रख सकता है और कह सकता है कि नहीं भाई, ये आधारभूत मूल्य, इसके नीचे आप खरीद नहीं सकते। तो ये उसके लिए एक कानूनी प्रोटेक्शन है। तो वो प्रोटेक्शन निकालने का काम ये 3 कानून करने जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई वो MSP नहीं रहेगा, वो अपना जो प्रोड्यूस है या अपना जो उत्पादन है, वो अपने भाव में, जो भी भाव उसको मिलेगा उसमें वो बेचेगा। अब वो कौन खरीदेगा? यहाँ के जो अदानी अंबानी खरीदेंगे। क्यों? कि इन्होंने पूरे गोडाउन बना के रखे हैं पूरे देश में,
और वो गोडाउन में ये लोग खरीदेंगे, तो ये सपोज 10 कंपनियां अगर रहेंगी खरीदने वाली, तो ये डिसाइड करेगी पहले ही कि हमको गेहूँ इतने रुपए में खरीदना है, इसके ऊपर खरीदना ही नहीं है। जब खरीदार उतने रुपए के ऊपर जाने को तैयार नहीं है, तो जो गरीब बेबस जो किसान है वो उसी इसमें बेच देगा और खुद नुकसान पाएगा। तो इस तरह का इन्होंने शोषण का एक बहुत बड़ा कानूनी मार्ग बना के रख दिया है। दूसरी बात है कि ये बोल रहे हैं कि जब एमएसपी नहीं रहेगी और गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगा, गवर्नमेंट खरीदेगा नहीं, जब गवर्नमेंट खरीदेगा नहीं उनके उपज को, तो जो अभी हमको राशन के दुकान में कम कीमत में मिल रहा है वो तो मिलना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगी, अब लोगों का ऐसे लग रहा है, कुछ लोगों को या ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ये जो कृषि कानून है ये सिर्फ किसानों को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसी नहीं है, ये सारी जनता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। क्यों कि जब गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगा, गवर्नमेंट खरीदेगा नहीं, तो जो 2 रुपये किलो में मिल रहा है अनाज, जो सब्सिडाइज इसमें मिल रहा है गरीबों को, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो आज इस देश में 40 करोड़ जनता ये भूखी सोती है, उनका क्या हाल होगा। दूसरी बात उसमें यह होगा कि अगर ये खरीदेगी नहीं गवर्नमेंट, उनका तो बेहाल होगा, मगर जो खरीदेंगे वो स्टोर कर देंगे। उनका तो ये विधेयकों ने उनका स्टोर करने का जो लिमिट था वो ख़त्म कर दिया, कितना भी स्टोर कर सकते हैं आप। तो वो स्टोर करने के बाद में वो मार्केट के अंदर में सबसे पहले वो सप्लाई नहीं करेंगे, और सप्लाई नहीं करेंगे तो मार्केट के अंदर में कमी पैदा होगी, कमी पैदा होगी तो भाव बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे तब सप्लाई करेंगे। यानी अभी हमको अगर 30 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है वो 60 रुपये किलो मिलेगा, 40 रुपये किलो चावल मिल रहा है वो 80 रुपये किलो मिलेगा। और इस तरह की पूरे देश में सबकी लूट, यानी सिर्फ किसानों की ही नहीं तो सबकी लूट चालू हो जाएगी। तीसरा यह प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो सीधी सीधी किसानों के पास जाएगी और उनको बोलेगी, सबसे पहले तो किसान की जो ज़मीन है वो ज़मीन कितनी उपजाऊ है इसका एनालिसिस करेगी वो। अब उसकी उपजाऊ के अंदर में एक पैरामीटर होता है कार्बन परसेंटेज। अगर 2% कार्बन है उस ज़मीन में तो वो ज़्यादा उपजाऊ है, कम है तो कम उपजाऊ है। तो उसका जो क्वालिटी है वो ज़मीन का, वो देखकर वो कौन से फसल के लिए अच्छी है ये डिसाइड करके वो लोग जाएंगे किसान के पास में। अभी हमारे तोमर जी बोल रहे कृषि मंत्री कि भाई मेरे को ये समझाइए, बोले कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इससे जो मालकी है किसान की वो कैसी चले जाएगी। तो मैं समझाता हूँ आपको ये कैसी चले जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ये कंपनियाँ किसान के पास जाएगी तो किसान को बोलेगी भैया आपके पास कितनी ज़मीन है, 5 एकड़। अच्छा ठीक है, 5 एकड़ ज़मीन है, हमको 5 साल के लिए दे दो, हम आपको 15 लाख रुपए दे देते हैं। तो किसान को ऐसे लगेगा भैया मेरे को कुछ ना करते हो 15 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मैं इसको दे दूँ, तो उसको दे देगा, 15 लाख ले लेगा, मगर 5 साल के लिए देगा। तो जो फसल वाली ज़मीन है, जहाँ फसल होती है, जहाँ उपजाऊ ज़मीन है, वो ज़मीन सिर्फ 5 फुट तक ही उसका उपजाऊपन रहता है। क्योंकि जो फसलें हैं वो जो फसलें किसान लेते हैं, वो किसान जो फसलें लेते हैं तो सिर्फ 5 फुट तक की ज़मीन उसको यानी उसको फसल देती है, उसके नीचे में तो फसल जाती नहीं है और उसमें फर्टिलिटी रहती नहीं है। तो जो 5 फुट वाले तक फर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी ये 5 साल में पूरा ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म करने के बाद वो ज़मीन वो किसान को दे देंगे। जब किसान को ज़मीन दे देंगे तो किसान वहाँ फिर किसानी करेगा, खेती करेगा, तो वहाँ घास भी नहीं उगेगा, क्योंकि उसकी सारी फर्टिलिटी, उसकी जो सारी उपजाऊपन वो ख़त्म कर देंगे। और वो ऐसी तरह के प्रोडक्ट लेंगे जिसको इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा भाव है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसका डिमांड है, और इस तरह से वो किसान की ज़मीन को पूरा फर्टिलिटी ख़त्म कर देगी। और जब किसान के पास वो ज़मीन जाएगी वो कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकेगा। तो फिर ये कंपनी वाले पिछले दरवाजे से उसके पास जाएंगे और बोलेंगे अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्या हो गया। तो बोलेंगे कोई फसल ही नहीं आ रही इसमें, अब मैं क्या करूँ। तो बोलेंगे ऐसे करो तो ये ज़मीन हमको बेच दो। फिर 50,000 रुपये एकड़ में खरीद लेंगे, 20,000 रुपये एकड़ में खरीद लेंगे, वो किसान बेबस बेच देगा उसको। और बेचने के बाद में उस ज़मीन को रिजुविनेट करने के लिए, फिर से फर्टाइल करने के लिए, या 1-2 साल रुककर उसमें प्रयोग करके फिर फर्टिलिटी लाने के लिए उसका सस्टेनेबल टाइम इन कंपनियों के पास है। इनके पास में पूरी यंत्रणा है उस ज़मीन को फिर से फर्टाइल कैसे करने की।
तो ये सारी यंत्रणाएं, ये टेक्नोलॉजी उनके पास है, किसान के पास है नहीं। तो इस तरह से वो किसान की जो ज़मीन है, जो 7/12 उसके नाम पे है, वो 7/12 पे वो कंपनियों का नाम आ जाएगा। और इस तरह से किसान अपनी खेती के मिल्कियत से वो जो मालिक है वो मालिकाना हक खो देगा। तो इस तरह तोमर जी आप ध्यान में रखिए कि ये उसके पीछे का षड्यंत्र है। आप हमको बता नहीं रहे, मगर ये षड्यंत्र है उसके पीछे का। और इस तरह से इस किसान को यहाँ बर्बाद करना और पूरी ज़मीन की मालकी ये सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना और इनको नौकर बनाना, कैसा है कि इसके पीछे में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। वो षड्यंत्र आरएसएस का षड्यंत्र है। आरएसएस के जो गोलवलकर गुरुजी थे, उन्होंने एक 2 नेशन थ्योरी रखी है। उस 2 नेशन थ्योरी में वो कहते हैं कि एक हमको सर्विंग नेशन चाहिए और एक हमको गवर्निंग नेशन चाहिए। तो जो सर्विंग नेशन है, तो सर्विंग नेशन तब पैदा होगा कि जब लोग अपने हक से और अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जब उनके हक और अधिकार छीने जाएंगे उनके, तब वो जाके वहाँ सर्विंग नेशन बनेंगे, मजदूर बन जाएंगे। तो उनको मजदूर बनाना है और उनकी जो मालकी है वो गवर्निंग नेशन यानी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना है। तो इस तरह ये कानून इन्होंने लाए हैं। तो इस कानून को विरोध करना ये हर नागरिक का जो इस देश के संविधान के ऊपर में भरोसा रखता है, जो इस देश के किसान के हित के लिए बात करता है या कुछ हमदर्दी रखता है, संवेदनाएं रखता है, वो हर किसी ने इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर विरोध नहीं किया हमने और ये तीनों आ गए तो ये ध्यान में रखिए, सिर्फ किसान बर्बाद नहीं होगा, तो यहाँ का हर गरीब, हर मध्यम वर्ग बर्बाद होगा। और ये मध्यम वर्ग और गरीब इस तरह से बर्बाद होगा कि वो आने वाले दिनों में गुलाम होगा। तो ये गुलामी जो है, ये गुलामी लाने के लिए इन्होंने ये कानून लाए हैं। और ये 2 नेशन थ्योरी के अंतर्गत इनको इस देश की पूरी ज़मीन, इस देश की पूरी इंडस्ट्री, इस देश की पूरी सत्ता ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना है और बाकी लोगों को यहाँ मजदूर और गुलाम बनाना है। तो इसको विरोध करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात मैं इसका दूसरा पहलू आपको बता दूं कि ये जो तीनों कानून हैं, ये तीनों के तीनों कानून ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है इसको, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ के हैं। कैसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो कानून बनते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए हैं, स्टेट को अधिकार दिए है, सेंट्रल को अधिकार दिए हैं और सामूहिक यानी कॉन्करेंट लिस्ट है, शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में ये लिखा है इस देश के संविधान में कि केंद्र ने कौन से विषयों के ऊपर कानून बनाने। तो वो विषयों की सूची, वो सूची नंबर 1 है और नंबर 1 की सूची में शेड्यूल 7 में केंद्र ने किस विषय पे कानून बनाने चाहिए ये लिखा है। तो वो जो कानून बनाने की जो विषय लिखे हैं वो 97 विषय है। उसमें कृषि कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कृषि, कोई भी तरीके से कृषि को कवर किया नहीं है। दूसरी जो लिस्ट है वो लिस्ट ये स्टेट की है, वो सेकंड लिस्ट बोलते हैं उसका अपन शेड्यूल 7 की। तो उसके अंदर में जो 66 विषय है वो 66 विषय के ऊपर में वो अपना कानून बना सकते हैं स्टेट। तो स्टेट में जो कानून बनाना है तो उसमें कृषि पूरी तरह से लिखा हुआ है और वो कृषि में कानून बनाने का सारा अधिकार ये स्टेट को दिया हुआ है। उसमें 14वें नंबर पे एग्रीकल्चर है, 18वें नंबर पे है, 28वें नंबर पे मार्केट एंड फेयर्स है, उसके बाद में 46 नंबर पे है, 47 नंबर पे और 48 नंबर पे। इतने नंबर पे कृषि दिया हुआ है जिस पे कानून स्टेट बना सकता है। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि पे कानून बना ही नहीं सकता संवैधानिक तौर पे, क्योंकि संविधान सर्वश्रेष्ठ है, संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान के हिसाब से कानून बनते हैं और संविधान के हिसाब से कानून की वैलिडिटी रहती है। तो ये कानून वैलिडिटी है ही नहीं, क्योंकि स्टेट का जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल ने यूज़ किया। अब दूसरी लिस्ट जैसे कॉन्करेंट लिस्ट, इसको सामयिक सूची कहते हैं, जिसमें स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी कर सकता है। तो स्टेट और सेंटर में ये जो सामयिक सूची है, वो सामयिक सूची में 47 सब्जेक्ट्स है, इसके ऊपर में ये सामयिक सूची में बना सकते हैं। मगर सामयिक सूची में बनाते हुए जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड किया है। जो सामयिक कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं उसमें 33 नंबर पे लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उसमें लिखा है फूड स्टॉप
इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल। किसान फूड स्टफ बनाता नहीं, किसान ग्रेन बनाता है, और ऑयल बनाता नहीं किसान, ये ऑयल घानियाँ बनाती है, ये व्यापारी बनाते हैं, फैक्ट्री बनाती है। तो इस तरह से किसी भी तरह का कानूनी प्रावधान संविधान में दिया नहीं है कि किसान के ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई कानून बनाए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में भी जो लिखा है सामयिक सूची में, तो एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लिखा है, उसके बावजूद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया। तो ये जो कानून है, तीनों के तीनों कानून, ये अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बिल्कुल नहीं है इन तीनों कानूनों को, और इसके ऊपर में इसका संज्ञान हमारा सुप्रीम कोर्ट ले नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना जरूरी है कि भाई ये तीनों कानून है, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये 4 लोगों की कमिटी बना रहा है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, ये मंत्रिमंडल बनाता है। तो ये काम, जो काम नहीं है वो कर रहे, और जो काम है वो नहीं कर रहे। तो जो संविधान के ऊपर में भरोसा रखने वाले लोग हैं वो ये जान ले कि ये तीनों के तीनों कानून असंवैधानिक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। अब अपन इसका दूसरा पहलू देखेंगे, जो पहलू बाबा साहब ने कहा है। हम बाबा साहब के एग्रीकल्चर के बारे में जो भी थॉट्स है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो बाबा साहब ने 1919 में एक आर्टिकल लिखा था, उसको उन्होंने स्मॉल होल्डिंग्स एंड रेमेडी ऐसी नाम दिया है। तो ये स्मॉल होल्डिंग्स और रेमेडी जो है, अभी देखिए इस देश के अंदर में जितने लोग किसानी करते हैं उसमें से 83% लोगों के पास में 5 एकड़ के ऊपर ज़मीन नहीं है, यानी ये स्मॉल होल्डिंग वाले लोग हैं। और ये 83% जो लोग हैं, ये 83% लोग सबसे पहले इनके शिकार बनेंगे। तो बाबा साहब ने ये स्मॉल होल्डिंग्स के बारे में रेमेडी दी है। तो बाबा साहब ये बोलते हैं कि जैसी अनइकोनॉमिकल यानी फ़ायदे की किसानी नहीं है, खेती फ़ायदे की नहीं रही, ऐसी इस तरह का एक प्रचार किया जाता है। तो उसके लिए कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण इनका ये फ़ायदे में नहीं है। तो इसके ऊपर बाबा साहब ने इसको गलत कहा है कि वो छोटे टुकड़े हैं इसलिए फ़ायदे में नहीं है, और जो बड़े हैं इसलिए फ़ायदे में है। ये टोटली ये हाइपोथेसिस ही गलत है, ये थ्योरी गलत है। मेन क्या है कि जो छोटे हैं, तो छोटे को जो औजार चाहिए किसानी करने के लिए, जो उसमें से इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट और उसमें लगाने के लिए पैसे अगर प्रॉपरली उस प्रोपोर्शन में मिले तो वो किसानी फ़ायदे की किसानी है। मगर हमारे देश में ऐसी हो रहा है कि उस किसान को, जो स्मॉल होल्डिंग्स वाला किसान है, उसको सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा गया है। उसको सब्सिडी के नाम से जो चीज़ें मिलती है वो उसको तक पहुंचती नहीं है, जो पहुंचती है वो यहाँ तो -5% सब्सिडी है, जबकि दुनिया में यूरोप कंट्री में 67% सब्सिडी है, और उस सब्सिडी के खिलाफ में हरदम आवाज़ उठती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर में एक बाबा साहब ने एक सोल्यूशन दिया है। तो उस सोल्यूशन में 1928 में जब बाबा साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बोल रहे थे बॉम्बे के, उस तब वो एमएलए थे, एमएलसी थे, तो उसमें जो अमेंडमेंट बिल था लैंड होल्डिंग के बारे में, तो उसके अंदर में बाबा साहब बोलते हैं कि ये बिल को मैं विरोध करता हूँ। क्यों? कि ये बड़े फार्मिंग का काम करने जा रहे हैं और स्मॉल होल्डिंग्स वाले जो है छोटी किसानी है इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं इसको विरोध करता हूँ। क्यों? कि अगर आपको किसानी ज़िंदा रखनी है, छोटे किसानों को अगर फ़ायदा पहुँचाना है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग करिए। बाबा साहब ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का फार्मूला दिया था, तब वो माना गया नहीं। उसके बाद में बाबा साहब ने एक कलेक्टिव फार्मिंग का फार्मूला दिया। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग से इस देश के अंदर जो किसानी की प्रॉब्लम है और ये किसान जो जूझ रहे हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आज बर्बाद हो रहे, उसके ऊपर बहुत बड़ा सॉल्यूशन बाबा साहब ने दे रखा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि किसानी को तुम इंडस्ट्री का दर्जा दो, उसको इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कहो, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कहते हुए कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर में जैसे कि किसान एक कंपनी स्थापन करे जिसमें 1000 एकड़ के 1000 एकड़ तक के खेती या उससे ज़्यादा 5000 एकड़ 10,000 एकड़ सबकी खेती मिलाकर हो, और उसमें जिसकी खेती रहेगी, सपोज 2 एकड़ किसकी, किसी की 5 एकड़, किसी की 10 एकड़, किसी की 50 एकड़, उस हिसाब से वो खेती के अंदर में इनका
इनका शेयर रहेगा, शेयर होल्डर रहेंगे ये लोग, और वो शेयर होल्डर रह के वो एक कंपनी बनेगी। सपोज 1000 एकड़ में अगर एक कंपनी बनी, उसमें 200 किसान है, 200 किसानों की ज़मीन इकट्ठा करके एक कंपनी बनी। वो कंपनी में 200 किसानों की ज़मीन 1000 एकड़ है, वो एक कंपनी बनेगी। वो कंपनी बनने के बाद में फिर वो 1000 एकड़ के ऊपर में 200 किसानों की जो मालिकी है, उसको वो 200 किसानों को उसका ये मिलेगा, उनका शेयर मिलेगा। यानी सपोज 2 एकड़ जिसका है उसको उसके हिसाब से मिलेगा, 10 एकड़ जिसका उसके हिसाब से मिलेगा। ये शेयर होल्डर रहेंगे जैसी कंपनी में होते हैं। तो वो शेयर होल्डर होने के बाद में जब वो किसानी करेंगे, 1000 एकड़ के ऊपर एक ही फसल आएगी, दूसरी फसल नहीं करेंगे, क्योंकि वो फसल करेंगे जिसका डिमांड है, या वो ज़मीन जो है उस फसल के लिए प्रॉपर है, या फसल अच्छी आती है, ऐसी करेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट ने सारे इक्विपमेंट देना चाहिए उनको ट्रैक्टर देना चाहिए, उनको बीज देना चाहिए, उनको खाद देना चाहिए, उनको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड देना चाहिए। ये सब उनको गवर्नमेंट ने देना चाहिए। और वो देने के बाद में वो किसानी जो होगी, वो किसानी में जो लेबर काम करेंगे वो लेबर को मिनिमम जो वेजेस है उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। और जिसका खेती है खुद की, वो भी काम करता है तो उसको भी पेमेंट मिलेगा। और दूसरा वो जो शेयर होल्डर है उसका जो डिविडेंड मिलना वो भी मिलेगा। इस तरह से वो किसानी होगी। वो किसानी होने के बाद में उसका जो लागत लगेगी, जो पूरी लागत लगेगी, जो लेबर लगेगा, जो पैसा लगेगा, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बीज वगैरह पकड़ के जो कुछ भी लागत लगेगी, उसका एक मूल्य रहेगा उस प्रोडक्ट का। उस मूल्य को बढ़ाकर जब किसान मार्केट में वो प्रोडक्ट लेके जाएगा तो वो उसमें 50% ऐड करेगा या 70% ऐड करेगा और वो बेचेगा। तो वो जो बेचेगा, तो किसान जो बेचेगा वो गवर्नमेंट खरीदेगी या प्राइवेट खरीदेगी, मगर उसी मूल्य में बेचेगा, उस मूल्य के नीचे में वो बेचेगा नहीं। और वो मूल्य गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट को भी खरीदना उसी मूल्य में खरीदेगा और प्राइवेट खरीदना उसी मूल्य में खरीदेगा। और जो पैसा आएगा वो बेचने के बाद में, तो गवर्नमेंट जैसी प्राइवेट कंपनियों को लोन देती है, उस तरह से ये दिया गया लोन रहेगा, जो इक्विपमेंट के रूप में दिया गया है, खाद के रूप में दिया गया है, बीज के रूप में दिया गया है। और उसका जो ईएमआई है, वो ईएमआई वहाँ से माइनस होगा। जो वहाँ किसान काम करेंगे उसका मिनिमम वेजेस उनको मिलेगा। उसके बाद में जो वहाँ के शेयर होल्डर है उनको उनके शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और जो बचा पैसा है, अगर वो और मुनाफा होता है तो वो मुनाफा वो किसानों को, किसान जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको बोनस के रूप में मिलेगा। और दूसरा जो इंसेंटिव के रूप में जो शेयर होल्डर है उनको मिलेगा। तो इस तरह की योजना बाबा साहब ने दी थी, जिसके कारण किसान कभी आत्महत्या कर नहीं सकता। और वहाँ जो उपज आएगी वो उपज एक ग्रेडेड रहेगी। और उसके साथ में अगर वो उपज से लेकर कुछ कारखाने बनाने हैं जो कृषि के ऊपर आधारित है, वो भी वो कंपनी बनाएगी और उसका भी मार्केटिंग वो करेगी। तो इस तरह से एक साइकिल, एक एग्रीकल्चर कंट्री करके, हम एग्रीकल्चर बेस है हमारा, देखिए अभी भी 57% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंड है। और हमारा जो जीडीपी है वो जीडीपी 17% जीडीपी एग्रीकल्चर से निकलता है। जबकि जब देश आज़ाद हुआ तब ये जीडीपी 57% था, तो अभी वो 17% पे आ गया, क्योंकि किसानी उद्ध्वस्त की गई। और ये किसानी उद्ध्वस्त करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के इसी कानून का जिक्र किया था, और ये जिक्र किया और बीजेपी ने उसको लागू किया। तो ये दोनों के दोनों, यानी कांग्रेस और बीजेपी, ये किसान विरोधी पार्टियां हैं और ये पूरे पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली पार्टियां हैं। तो इन पूंजीपतियों के हाथ में खेलकर ये लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये जो बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये बर्बाद करने वाले जो लोग हैं देश को, जो पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हैं, क्योंकि पूंजीपति इनको फंड देते हैं इलेक्शन के लिए, और जो इलेक्शन से फंड लेते हैं जिन जिन हाउसेस से, उस हाउसेस को डबल मुनाफा, कई गुना मुनाफा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाते हैं। और कानून ऐसे बनाते हैं कि सामान्य से सामान्य, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी ऊपर से नहीं टपकती। अगर किसी की प्रॉपर्टी बड़ी है तो कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी कम हुई है। जैसी पैंडेमिक के अंदर में अभी एक रिपोर्ट आई है कि 100 इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का जो मुनाफा है वो 12 लाख करोड़ से बढ़ गया, जबकि इधर लोग कमज़ोर हो गए, बर्बाद हो गए, नौकरियां गई, गरीब हो गए, गरीबी रेखा
मिडिल क्लास तो गरीबी रेखा तक चला गया, गरीबी रेखा का एकदम गरीब हो गया, मगर इन 100 लोगों की प्रॉपर्टी 12 लाख करोड़ से बढ़ी। इसका मतलब क्या है कि इनका पैसा, मिडिल क्लास का, गरीबों का पैसा उनके पास गया, ऊपर से पैसा टपकता नहीं। जब अगर कहीं टीला बना तो कहीं गड्ढा जरूर होता है। तो इस तरह से इनका पैसा बढ़ाने के लिए ये हमारे को, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, जो मजदूर है और जो टैक्स पेयर है, उसको लूटना इनका धर्म बना है। तो इस तरह से इस देश को बर्बाद करने का, बर्बाद यानी उनको आबाद करना, सामान्य जनता को बर्बाद करना है और उनको आबाद करना है। किनको आबाद करना है? जो इनको इलेक्शन फंड देते हैं। अभी अंबानी और अदानी इस देश में, अंबानी ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस देश की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं रहूं और पूरा देश मेरा मजदूर रहे, मेरे यहाँ काम करे, वो मेरा लेबर रहे। इस तरह की बातें इन लोगों ने कह चुके हैं और उसी के नक्शे कदम पे हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो चल रहा है। और उन्होंने इस तरह से और देखिए, ये सब करते हुए उन्होंने जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये टैक्टिस देखिए कैसी है। वो टैक्टिस कहाँ से आई? हिटलर की टैक्टिस है। इन्होंने उनको बोला टुकड़े टुकड़े गैंग, उन्होंने उनको बोला चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये खालिस्तानी है, और उनको प्रोवोक कर रहे। अब वो किले बिछाए गए, तार बिछाए गए। अरे भैया, इतने किले, इतने तार, इतनी सीमेंट की दीवारें आपने चाइना बॉर्डर पे बिछाए रहते तो चाइना ने आपकी ज़मीन हथिया ही नहीं रहती। वो उसके लिए नहीं कर रहे, मगर ये किसानों के लिए कर रहे हैं। क्यों? किसानों को क्या दुश्मन समझ रहे हैं आप? देखिए, ये राष्ट्रवाद नाम की जो चीज़ है ना, तो राष्ट्रवाद नाम की चीज़ पे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है उनका कि आदमी को गुमराह करने के लिए और एनेस्थीसिया देने के लिए, आदमी को एनेस्थीसिया देने के लिए राष्ट्रवाद नाम की बहुत बड़ी संकल्पना निर्माण की है। ये राष्ट्रवाद नाम की जो संकल्पना है ना, ये एनेस्थीसिया है, यानी आदमी सोच नहीं पाता सच क्या है, झूठ क्या है। तो ये राष्ट्रवाद का ठेका इन्होंने लेके रखा है और इनको जो विरोध करता है उनको ये राष्ट्रद्रोही कहते हैं, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। और इस तरह से ये देश को इस कदर बर्बाद करने जा रहे हैं। और जो गोलवलकर गुरुजी का सपना है 2 नेशन थ्योरी, यानी पूरा देश 98% देश ये सर्विंग नेशन रहेगा, ये पूरा सर्विस क्लास, यानी इनके अधिकार कुछ नहीं रहेंगे, इनकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं रहेगी, ये सिर्फ सेवा देंगे और 2% लोग इस देश के मालिक रहेंगे। इस तरह ये देश को बनाया जा रहा है, इस तरह से कानून यहाँ लाए जा रहे हैं। और इस कानून को विरोध करना ये हर नागरिक का, उस नागरिक का काम है जो इस देश के संविधान के ऊपर में भरोसा रखते हैं, जो इस देश के जो गणतंत्र है और इस देश की जो सॉवरेनिटी है, इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी। जब आप एक देश 2% लोगों के हाथ में दोगे तो आपकी इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी, आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, म्यांमार में अभी जो हो रहा है, वहाँ मिलिट्री शासन जो आया है, ऑंग सान सू की को जो अंदर डाला गया है, जेल में डाला गया, नज़रबंदी में रखा गया है, उसको कैद किया गया है उसी के घर में। तो ये क्यों हुआ? क्यों कि वहाँ 25% ये इन्वेस्टमेंट ये चाइना का है और चाइना को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, वो तो उसके विरोध में। इसलिए उन्होंने मिलिट्री को हाथ में लेकर वो वहाँ की डेमोक्रेटिक जो सरकार थी उसको बर्खास्त किया। तो क्यों किया? क्योंकि इनका स्टेक है वहाँ 25% उनकी इकोनॉमी में। जब हमारे इकोनॉमी में इनका स्टेक हो जाएगा पूरा, तो ये भी इसी तरह के कानून लाए, इस तरह से करेंगे कि जो सरकार चुन के आएगी उस चुन के आने वाले सरकार को भी ये काम नहीं करने देंगे, उनको नज़रबंद करेंगे, कैद करेंगे और ये अपनी हुकूमत लगाएंगे। तो जो लोग इस देश के गणतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के सॉवरेनिटी को बचाना चाहते हैं, वो इस आंदोलन में किसानों का साथ देंगे और ये तीनों कानून को विरोध करेंगे। मैं आखिरी में जाते हुए थॉमस आर्नोल्ड का एक सेंटेंस मैं आपको बता के जाता हूँ। ये थॉमस आर्नोल्ड, जिनको बाबा साहब ने भी कोट किया है, वो कहते हैं फॉल्टी पॉलिटिकल इकोनॉमी
इज द फ्रूटफुल पेरेंट ऑफ क्राइम। यानी जो गलत पॉलिटिकल अर्थशास्त्र होता है, अर्थनीति होती है, जो गलत पॉलिटिकल इकोनॉमी देश में लाते हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ इस देश में क्राइम को जन्म देते हैं। और इस तरह से क्राइम को और सिविल वार को जन्म देने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपको सबको आगाह होना चाहिए, सजग प्रहरी बनना चाहिए और किसानों का साथ देना चाहिए। इतना बोलता हूँ, रुकता हूँ। जय भीम।